गिवन ए बी इज इक्वल टू बी सी, टू प्रूव क्या करना है कि ये डी ई और ई एफ ये दोनों इक्वल होंगे। टू प्रूव डी ई इज इक्वल टू ई एफ। अब इसमें क्या करना होगा, आप एक काम करना, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए एफ, ए और एफ को इसको ज्वाइन कर दो। ए एफ को ज्वाइन कर दिया, और ये वाला जो बीच वाला जो पॉइंट है इसको हम बोल देंगे जी, इसको जी बोल देंगे। और अब नोट करें, इन ट्राइंगल ए सी एफ, इन ट्राइंगल ए सी एफ, अगर इस बड़े ट्राइंगल की बात करें ए सी एफ की, तो हम ये कहेंगे बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, बिकॉज ए बी और बी सी इक्वल दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी एफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये हमको दे रखा है कि ऐसा है, तो इसका मतलब बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। एंड बी जी इज पैरेलल टू सी एफ, ये दे रखा है कि एल एम और एम तीनों के तीनों पैरेलल है। तो ये जो लाइन है ना एम, इस एम लाइन का ही तो एक छोटा सा हिस्सा है बीजी, और ये जो लाइन है एन, इसी का तो एक छोटा सा हिस्सा सी एफ, तो बीजी सी एफ के पैरेलल है, ये दे रखा है। तो यहां पर मेंशन करिए बीजी इज पैरेलल टू सी एफ, बीजी इज पैरेलल टू सी एफ, और ब्रैकेट में लिखिएगा सिंस एम इज पैरेलल टू एन, सिंस एम, लाइन एम इज पैरेलल टू एन। अब देखिएगा, आप ये देखो, जब ये ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ ए सी एफ की, यहाँ पर ये जो बीजी लाइन है ये सी एफ के पैरेलल है, और ए सी का मिड पॉइंट बी है, तो इसका मतलब ये जो जी है ये ए एफ का मिड पॉइंट ही होगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। समझ गए? ठीक, हम ये कहेंगे कि क्या होता है, मैं दोबारा से बताता हूँ आपको, मिड पॉइंट थ्योरम जो हमने कल करा था, कि ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की तीन साइड्स होती हैं। तो मान लो इस वाली साइड का मिड पॉइंट ये, मान लो इस वाली साइड का मिड पॉइंट ये, इन दोनों मिड पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो एक पैरेलल लाइन, मतलब एक लाइन बन गई, ये लाइन इस तीसरी लाइन के पैरेलल होगी, है ना, ऐसा होता है। तो कुल मिलाकर तीन चीजें हैं, तीन में से कोई दो चीज मेरे को गिवन होगी तो तीसरी चीज अपने आप प्रूव हो जाएगी, और मैं सिर्फ और सिर्फ इतना लिखूंगा कि भाई मिड पॉइंट थ्योरम, मुझे सिर्फ इतना मेंशन करना होगा। कैसे करेंगे देखिएगा, हमने कहा तीन चीजें क्या है, एक तो इस वाली लाइन का मिड पॉइंट, पहली चीज, दूसरा इस वाली लाइन का मिड पॉइंट, दूसरी चीज, तीसरा ये वाली लाइन, तो ये तीन चीजें हैं, इनमें से कोई दो चीजें गिवन होंगी, तीसरी चीज अपने आप इक्वल हो जाएगी, और आप ये कह देंगे, बस इतना लिखना है आपको भाई मिड पॉइंट थ्योरम, बस और कुछ नहीं लिखना। तो देखो, जैसे हमने मिड पॉइंट थ्योरम में क्या देखा था कि इस वाली लाइन का मिड पॉइंट, इस वाली लाइन का मिड पॉइंट, तो दो चीजें पता चल गई, इन दोनों को ज्वाइन करा एक लाइन बन गई, तो ये तीसरे के पैरेलल हो जाएगा। अब आप ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास दो चीजें हैं, क्या, इस वाली लाइन का ये मिड पॉइंट, और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल, तो पैरेललिज्म वाला जो कंडीशन है वो दे रखी है, और एक का मिड पॉइंट दे रखा है, तो ये मिड पॉइंट ही होगा इसका। ठीक है भाई, दो चीजें दे रखी हैं, एक तो मिड पॉइंट दे दिया इस वाली लाइन का, और दूसरा दे दिया कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो अब तो बस यही वाला पॉइंट बचा ना, तो हम ये कहेंगे कि ये इसका मिड पॉइंट ही होगा। समझ गए? क्लियर है? बताओ वंश, समझ गए? तो हम ये कहेंगे कि इसमें B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, एक चीज मेरे को पता चल गया, BG इज पैरेलल टू CF, ये मेरे को पता चल गया, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम,
by midpoint theorem BG is parallel to CF. Sorry, G is the midpoint of AF. G is the midpoint of AF. इसको मैंने बोल दिया स्टेटमेंट नंबर 1. ठीक, जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वेशन को ही हम इक्वेशन 1 और 2 लें, स्टेटमेंट को भी हम 1 2 3 लिख सकते हैं. तो G इज द मिडपॉइंट ऑफ AF, ये हमारी स्टेटमेंट नंबर 1 हो गई. उसके बाद देखिएगा बेटा, अब मैं बात करूंगा ट्राइंगल FDA की. तो यहां पर लिखेंगे इन ट्राइंगल FDA. इन ट्राइंगल FDA. अब FDA ट्राइंगल में हम ये कहेंगे G इज द मिड पॉइंट ऑफ FA. FA बोलो या AF बोलो. यहां लिख देना फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट से ये समझ में आ गया कि G इज द मिड पॉइंट ऑफ FA. ठीक है, अब मैं ये कहूंगा GE इज पैरेलल टू AD. भाई ट्राइंगल उल्टा है ना. ट्राइंगल उल्टा है, ये देख लीजिए कि जब ये लाइन M और ये वाली लाइन L जब ये पैरेलल है, तो इसका मतलब इस M का ही तो छोटा सा हिस्सा है GE, इस L का ही तो छोटा सा हिस्सा है AD. तो इसका मतलब GE इज पैरेलल टू AD. ठीक है, GE इज पैरेलल टू AD. रीजन में लिख लेना बिकॉज M इज पैरेलल टू L. बिकॉज M इज पैरेलल टू L. तो अब आप ये देखिए कि ये जो है FDA ट्राइंगल में G इज द मिड पॉइंट ऑफ FA एंड GE इज पैरेलल टू AD. इसका मतलब E इज द मिड पॉइंट ऑफ FD. ठीक है, इट इंप्लाइज दैट E इज द मिड पॉइंट ऑफ FD. रीजन में क्या लिखेंगे? बाय मिड पॉइंट थ्योरम. बाय मिड पॉइंट थ्योरम, देयरफॉर DE इज इक्वल टू, क्योंकि आप ये देख लीजिए जब E इसका मिड पॉइंट है तो इसका मतलब DE इज इक्वल टू EF हो गया. ठीक है, देयरफॉर DE इज इक्वल टू EF. हैंस प्रूव्ड. यही मेरे को प्रूव करना था. बताइए जी, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दें. क्लियर है? यस सर. यस सर. ठीक है, ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 8 सभी को समझ में आ गया? क्लियर है? इसके बाद देखिएगा एक्सरसाइज 8.2. 8.2 स्टार्ट करते हैं. तो 8.2 का पहला क्वेश्चन देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 1 में है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल in which P, Q, R and S are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. AC is diagonal. Show that. 3 पार्ट्स दे रखे हैं और फिगर भी दे रखी है. तो फिगर बनाएंगे सबसे पहले. ABCD, ABC और D. अब देखिए AB का मिड पॉइंट है P. BC का मिड पॉइंट है Q. CD का मिड पॉइंट है R और AD का मिड पॉइंट है S. PQRS. इस फिगर में P को Q से ज्वाइन कर रखा है
फिर P को Q से कर रखा है ज्वाइन, फिर Q को R से, फिर R को S से, फिर P को S से, ये ज्वाइन कर रखा है। उसके बाद AC इज अ डायगोनल, AC इज अ डायगोनल, तो A को C से ज्वाइन कर दिया ऐसे डायगोनली, ये फिगर दे रखी है हमको। अब आप ये देखिएगा इन्होंने क्या कहा है, फर्स्ट पार्ट में वो बोल रहे हैं शो दैट, पार्ट फर्स्ट है एस आर इज पैरेलल टू AC। एस आर इज पैरेलल टू AC एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, कि ये जो एस आर है ये इस AC के पैरेलल है और एस आर जो है वो हाफ ऑफ AC के बराबर है। हो जाएगा? बताओ। देखो एक चीज क्या दे रखी है कि ABCD एक बड़ा क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, कोई पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर कुछ नहीं दे रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और उसकी ना साइड्स दे रखी हैं AB, तो AB का मिड पॉइंट दे रखा है P, BC का मिड पॉइंट Q, CD का मिड पॉइंट R और DA का मिड पॉइंट S। सोचो, जब SR इज पैरेलल टू AC बोल रहे हैं तो इसका मतलब एक ऐसा ट्राइंगल होगा जिसमें SR और AC दोनों लाई करेंगे। तो ट्राइंगल कौन सा हो गया? DAC। DAC में मैं कहूंगा S इज द मिड पॉइंट ऑफ DA, R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, इसका मतलब SR इज पैरेलल टू AC। हो तो गया, समझ गए? हाँ, हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल DAC, नोट करें, इन ट्राइंगल DAC S इज द मिड पॉइंट ऑफ DA, S is the midpoint of DA, R is the midpoint of DC, R is the midpoint of DC. So by midpoint theorem, SR is parallel to AC. SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. हो गया प्रूफ, इसमें और कुछ मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम हमने मेंशन कर दिया, ये हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर मेरे को वो तो समझ आ गया कि एस आर इज पैरेलल टू AC, हाँ, बट सर जो सेकंड वाला था एस आर इज इक्वल्स टू हाफ AC, वो कैसे हो गया? ये मिड पॉइंट थ्योरम में ही हमने प्रूव करा था, ये मिड पॉइंट थ्योरम में ही होता है कि ये जो SR है ये AC के पैरेलल होगा और SR विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AC। मिड पॉइंट थ्योरम में ही है, इसमें और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हमने प्रूफ करा था इसका ओके कल। सर। सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट में ये बोल रहे हैं कि PQ is equal to SR, show that PQ is equal to SR। मुझे ये शो करना है कि ये जो PQ है ये SR के इक्वल है। ये जो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करा है, चलो इसको ऐसे ही रहने दो। हम मैं ये कहूंगा कि इन ट्राइंगल BCA, कुछ बच्चे शायद समझ गए होंगे, इन ट्राइंगल BCA, अब अगर मैं BCA ट्राइंगल की बात करूं तो इसमें ये वाली जो साइड है BC, इसका मिड पॉइंट क्या है? Q। तो लिखिएगा Q is the midpoint of
बी सी, और बी ए का मिड पॉइंट क्या है, पी, तो पी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी ए। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, P इज द मिड पॉइंट ऑफ बी ए। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी बाई मिड पॉइंट थ्योरम। अगर मैं ट्राइंगल बी सी ए की बात करता हूँ तो आप देखिए Q इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, P इज द मिड पॉइंट ऑफ बी ए, तो इसका मतलब पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, सो बाई मिड पॉइंट थ्योरम PQ is parallel to AC, PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC। ठीक है, अच्छा, फ्रॉम पार्ट फर्स्ट में हमने क्या प्रूव करा था, SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC। अब आप एक चीज समझ गए होंगे, जब PQ भी हाफ AC के बराबर है, SR भी हाफ AC के इक्वल है, तो इसका मतलब PQ और SR दोनों के दोनों आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, इट implies that PQ is equal to SR, proved। और यही साथ साथ आप ये भी लिख दें कि PQ is parallel to SR, ये काम भी कर दो, क्योंकि देखो जब PQ AC के पैरेलल है और SR भी AC के पैरेलल है, तो इसका मतलब PQ और SR आपस में पैरेलल हो गए। ये जो PQ है साइड, ये भी AC के पैरेलल है, और ये जो SR है ये भी AC के पैरेलल है, तो PQ AC और SR तीनों ही पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए। इसके बाद देखिएगा, थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में तो कुछ करने के लिए हमारे बचा ही नहीं है। थर्ड पार्ट में वो बोल रहे हैं शो दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। थर्ड पार्ट में नोट करिए, शो दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। As we have proved in part second, as we have proved in part second that PQ is equal to SR and PQ is parallel to SR। सफिशिएंट कंडीशन होती है ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के पैरेललोग्राम होने के लिए कि उसकी एक पेयर, अपोजिट साइड की एक पेयर आपस में पैरेलल भी हो और आपस में इक्वल भी हो गया PQRS पैरेललोग्राम। PQ is equal to SR and PQ is parallel to SR, therefore PQRS is a parallelogram, hence proved। यही मुझे प्रूव करना था। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively, show that the quadrilateral PQRS is a rectangle। ठीक है, तो ABCD एक रोम्बस दे रखा है। रोम्बस का मतलब क्या है कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है, सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, और रोम्बस और पैरेललोग्राम में सिर्फ इतना अंतर है कि अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होती, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल तो होती हैं, एक्चुअली सारी ही साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ABCD इज अ रोम्बस, कोई फिगर नहीं दे रखी तो फिगर हमें खुद बनानी है।
ए बी सी डी, ए बी सी डी एक रोम्बस दे रखा है और इन्होंने बोला कि P, Q, R and S are the midpoints of A, B, B, C, C, D and D A respectively. तो A, B का midpoint P, B, C का midpoint Q, C, D का midpoint R और D A का midpoint S. अब P को Q से ज्वाइन करिए, Q को R से ज्वाइन करिए, R को S से ज्वाइन करिए और P को S से ज्वाइन करिए। ठीक है, अब मुझे क्या प्रूव करना है इसमें, वो बोल रहे हैं शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ये शो करना है कि पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है, कैसे करेंगे? भाई रेक्टेंगल शो करने के लिए अगर पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाए तो पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम तो प्रूव हो गया, पैरेललोग्राम तो प्रूव हो गया, बिल्कुल ऐसा ही जैसा यहाँ पर था। भाई ये ये पी क्यू आर एस सब ये ए बी बी सी सी डी और डी ए के मिड पॉइंट्स हैं, तो पैरेललोग्राम तो प्रूव हो जाएगा। अब उसके बाद रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो रेक्टेंगल के लिए क्या करना होगा, कोई एक एंगल भी अगर 90 डिग्री हो गया वो रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है। आप यहाँ पर पहले तो ए और सी को ज्वाइन कर दीजिए। टू प्रूव PQRS is a rectangle. PQRS is a rectangle. अब कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन AC, ए और सी को ज्वाइन कर दिया। इन ट्राइंगल DAC in triangle DAC, S is the midpoint of DA, R is the midpoint of DC. S is the midpoint of DA, S is the midpoint of DA, R is the midpoint of DC. S is the midpoint of DA, R is the midpoint of DC. R is the midpoint of DC. So by midpoint theorem, SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही जैसा बिल्कुल सेम है एकदम जैसा मैंने अभी यहाँ पर करा था। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल BCA, in triangle BCA, Q is the midpoint of BC, P is the midpoint of BA. P is the midpoint of BA. तो अब क्या होगा, अब फिर वही चीज कि PQ by midpoint theorem, PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC.
and PQ is equal to half of AC. ये हो गया. It implies that from first and second PQ AC के पैरेलल और SR भी AC के पैरेलल. इसका मतलब PQ is parallel to SR and PQ भी हाफ AC के इक्वल और SR भी हाफ AC के इक्वल. इसका मतलब PQ is equal to SR. PQRS is a parallelogram. ठीक है, यहां तक कहानी तो समझ में आती है. ये तो बिल्कुल वही है जैसा कि मैंने पहला क्वेश्चन करा था, उसी को रिपीट कर दिया. अब आप ये देखिएगा कि अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ये सिर्फ पैरेललोग्राम नहीं है, ये रेक्टेंगल है. तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या होगा, इसका कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री के बराबर आ जाए तो काम हो जाएगा. ठीक है. तो मैं कैसे कर सकता हूं इसको, अब शायद वो यूज करना पड़ेगा मुझे जो अब तक हमने यूज नहीं करा, कि ABCD एक रोम्बस दे रखा है. इससे पहले क्वेश्चन में तो ABCD क्वाड्रिलेटरल था, वो रोम्बस दे रखा है. रोम्बस का मतलब हमारा AB, BC, CD और DA ये सब के सब इक्वल होंगे. तो यहाँ पर आप ये कह दीजिए सिंस ABCD is a rhombus, since ABCD is a rhombus, so let AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. AB, BC, CD, DA ये तो इक्वल होंगे ही होंगे. और इसको आप 2x के बराबर मान लो कि हर एक साइड 2x के बराबर है. अब आप कहोगे जी x ही मान लेते, 2x क्यों माना. 2x मानने का एक पर्पस है हमारा. क्या, आप ये देखिए कि AB को मैंने 2x मान लिया तो P उसका मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब AP x हो जाएगा और PB भी x हो जाएगा. ऐसे ही BC जो है ये भी 2x के बराबर, तो BQ इसका मिड पॉइंट है, तो ये भी x, ये भी x. इसी तरह से ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x. यहां तक क्लियर है. फिर आप ये देखिएगा कि अब मैं क्या कर सकता हूं इसमें. देखिए, अगर मैं बात करूं इस ट्राइंगल की BQP की, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया. समझ गए कि नहीं, नहीं समझे. आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, कोई दो साइड्स इक्वल होती हैं. BQP ये छोटा सा ट्राइंगल, ये जो नीचे है, आइसोसेलेस हो गया. ये वाली लेंथ भी x है, ये वाली लेंथ भी x है, दो साइड्स इक्वल, तो आइसोसेलेस हो गया. आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो बेस एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं. ठीक है. इधर कर रहा हूं. तो लिखेंगे इन ट्राइंगल BQP इन ट्राइंगल BQP ये जो है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा. तो इसको आप क्या कहेंगे, एंगल BQP इज इक्वल टू एंगल BPQ इज इक्वल टू स्मॉल ए मान लो, स्मॉल ए. ये भी स्मॉल ए और ये भी स्मॉल ए है ना, हमने इतना मान लिया. ठीक है, यहां तक क्लियर. बताइए, क्योंकि जब साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. तो आप रीजन में लिखेंगे
बिकॉज बी क्यू इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू एक्स, और रीजन में एंगल्स opposite to equal sides of a triangle are equal। ठीक है, तो ये वाला एंगल स्मॉल ए हो गया, तो ये वाला एंगल भी स्मॉल ए हो गया। अब और एक काम करना है मुझे, फिर मैं कहूंगा इन ट्राइंगल ए पी एस, या एक काम करिए, ये मत करो, इसमें इसमें एक काम करता हूं मैं कि इन ट्राइंगल, वापस अभी इसी में आता हूं, बी क्यू पी में आता हूं, इन ट्राइंगल बी क्यू पी, देयरफॉर बी क्यू पी में ही लिखेंगे वापस हम, ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बताओ, ये समझ गए? मतलब इस ट्राइंगल में मैं क्या लगा रहा हूँ, मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। हाँ, तो ए प्लस ए क्या हो गया, 2a प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी कितना हो गया, देखिए 180 माइनस 2a, इक्वेशन 1 2, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक, मैं अभी आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैंने अभी सिर्फ एंगल बी की बात करी है, सिर्फ एंगल बी की बात करी है। अब मैं एंगल ए निकालना चाहूंगा, और मेरा टारगेट क्या होगा वो भी आपको समझाता हूँ। देखिए, हमारा टारगेट ये है कि ये जो पी क्यू आर एस है, इसमें ये अंदर वाला एंगल निकल जाए बस। ठीक है, बाकी सारी चीज देखी जाएगी, वो अंदर वाला एंगल 90 डिग्री प्रूव हो जाए बस, क्योंकि पी क्यू आर एस को मैं पैरेललोग्राम प्रूव कर चुका हूँ। तो यहाँ से मैं क्या हिसाब लेकर चल रहा हूँ कि ये एंगल बी आ जाए, आ गया ए के टर्म्स में आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है, ये एंगल ए आ जाए, तो एंगल बी हमारा आ गया 180 माइनस 2a। इसी तरह से ये वाला एंगल ए आ जाए, कैपिटल ए। और मैं ये जानता हूं कि पैरेललोग्राम हो या रोम्बस हो, उसमें एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए, ये जो लाइन है ना एडी, और ये जो लाइन है बीसी, ये दोनों पैरेलल हैं, और ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रही है, तो ये को इंटीरियर एंगल्स ही तो होगा एक तरह से, है ना। और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हम ये कहते हैं कि पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, उसमें हमारा जो एंगल्स हैं, जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, बराबर बराबर में जो एंगल्स आ रहे हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। तो मैं वो फंडा यूज करूंगा यहाँ पर। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब मैं कहूंगा जैसे बीक्यूपी की बात करी, इसी तरह से मैं कहूंगा इन ट्राइंगल एपीएस। इन ट्राइंगल एपीएस, तो एपीएस में क्या करेंगे हम, एपीएस में फिर ये देखेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसमें भी तो दो साइड से इक्वल है, आइसोसेलेस है, तो इसको स्मॉल बी मान लो, इसी तरह से इसको भी स्मॉल बी मान लो। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर एंगल एपीएस इज इक्वल टू एंगल एएसपी, एपीएस इज इक्वल टू एंगल एएसपी इज इक्वल टू स्मॉल बी। फिर वही, सिंस एपी इज इक्वल टू एएस इज इक्वल टू एक्स, रीजन वही लिखेंगे, एंगल्स opposite to equal sides of a triangle are equal। Angles opposite to equal sides of a triangle are equal। इसमें भी लगाइए जी एंगल सम प्रॉपर्टी, और एंगल ए निकाल लो, एंगल कैपिटल ए। तो क्या लिखेंगे, स्मॉल बी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2b प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए
इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2b। इक्वेशन 4। ठीक है, ठीक है भाई। ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अच्छा तो बस समझ कर चलिए एक एक चीज को। ये किसी भी बच्चे को ये समझने की जरूरत नहीं है, ये सोचने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं क्या चल रहा है। ये तो आपको बता देता हूँ कि जो क्वाड्रिलेटरल वाला जो चैप्टर है ना हमारा, ये सबसे टफ चैप्टर है 9th क्लास का। ठीक है, तो इसमें ये मत सोचिएगा कि पता नहीं क्या चीज है, मेरे को समझ में आएगी भी या नहीं आएगी। तो हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई टफ और आसान चैप्टर होते हैं। ठीक है क्या? अच्छा, कोई ना कोई टफ और आसान चैप्टर होते हैं। तो ये टफ वाला पोर्शन, टफ का भी टफेस्ट चल रहा है ये पोर्शन, तो जरा ध्यान से समझिए। क्वेश्चंस इसके थोड़े से लेंदी होते हैं। ठीक, अब मैंने ये देख लिया कि एंगल ए और एंगल बी एक रोम्बस के एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो हम ये कहेंगे ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। थ्री और 4 को ऐड करने को क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एंगल बी। इक्वेशन 4 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एंगल ए। और जब दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं तो एलएचएस में एलएचएस ऐड होता है। तो जब दो एंगल्स, एंगल ए और एंगल बी ऐड हो जाएंगे तो वो एडजेसेंट एंगल्स हैं, और एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो शायद यहाँ से हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। टारगेट फिर ध्यान रखना है कि मुझे तो ये अंदर वाला एंगल पी निकालना है। एंगल पी आ जाए, क्यू आ जाए, आर आ जाए, एस आ जाए, मैं पी पर फोकस कर रहा हूँ। बताऊंगा अभी क्यों। एक एंगल भी 90 डिग्री आ जाएगा तो बात बन जाएगी। अभी मैंने 3 और 4 को ऐड कर दिया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर ये वाला क्वेश्चन सर कितने मार्क्स का होगा? ये 5 नंबर के क्वेश्चन हैं क्वाड्रिलेटरल के। ओके सर। हाँ, सब्जेक्टिव में 4 क्राइटेरिया, मतलब 4 कैटेगरीज हैं क्वेश्चंस की, मार्क्स की, 1, 2, 3 और 5। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। क्वाड्रिलेटरल्स में बड़े क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, तो जरा देखिएगा, हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड करेंगे। तो इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एंगल बी। इक्वेशन 4 का लेफ्ट हैंड साइड है एंगल ए। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 2a प्लस 180 माइनस 2b। ये हो गया। अब एंगल ए प्लस एंगल बी क्या हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 प्लस 180 कितना हो गया? 360 माइनस 2a माइनस 2b। यहां तक समझ गए? यहां रीजन में लिख देना, बिकॉज एंगल ए एंड एंगल बी आर adjacent angles of a rhombus। माइनस 2a माइनस 2b को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो ये हो गया प्लस का 2a प्लस का 2b। 360 इधर ही रहने दो, 180 को उधर ले जाओ, तो 360 माइनस 180। 2a प्लस 2b में 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा? a प्लस बी। 360 माइनस 180 कितना हो गया? 180। a प्लस बी के साथ इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाकर ये डिवाइड में चला जाएगा। तो 180 अपॉन 2 कितना हो गया? 90 डिग्री। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब बात करते हैं, कभी भी किसी भी स्ट्रेट लाइन पर कोई एक पॉइंट हो, उस पर कितने भी एंगल बन रहे हो, सबका सम 180 डिग्री होता है। तो हम ये कहेंगे कि एट पॉइंट P, एट पॉइंट P A प्लस B प्लस ये पूरा का पूरा है एंगल P, A प्लस B प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए, मैं इसको लीनियर पेयर नहीं कह सकता, क्योंकि लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है कि 2 ही एंगल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 3 एंगल्स हैं। तो हम ये कहेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ all angles on a straight line is 180 degree, is 180 डिग्री।
अब a प्लस बी कितना आ चुका था 90 डिग्री प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ रीजन में लिख देना फ्रॉम 5, फिफ्थ इक्वेशन से हमने ये चीज देख ली कि a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री है, वो मैंने यहाँ रख दिया। अब इस 90 को उधर ले जाओ तो एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री। और किसी भी पैरेललोग्राम में एक एंगल भी 90 डिग्री हो जाए तो बस हो गया काम, वो हमारा रेक्टेंगल बन गया है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे लिखिएगा सिंस एंगल P इज इक्वल टू P is equal to 90 degree, so parallelogram PQRS is a rectangle. ठीक है जी, यही करना था। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में दे रहा हूं और प्लीज करके लाएंगे। क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 ये करना है। ठीक है, सीरियसली करिएगा सभी बच्चे, ठीक, कोशिश करिएगा। चलिए जी, ओके। थैंक यू सर।